जो आज का टॉपिक है वो कवर करता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रिजर्व्स, किसमें? रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं हम। देखो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। ये दोनों टॉपिक्स रिवैल्यूएशन में लास्ट वीडियो में बताया था आपको, रिवैल्यूएशन एंड रिजर्व्स सेम एज दैट ऑफ एडमिशन, बिल्कुल सेम है। जैसे इसमें बताया गया था कि एसेट्स माइनस एंड लायबिलिटी प्लस एंड एसेट प्लस एंड लायबिलिटी माइनस, वो सेम ट्रीटमेंट आपने करना है। अब एसेट माइनस में क्या आ जाएगा आपका? टू डिक्रीज इन एसेट्स, उसके बाद टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज़, ठीक है। और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी आ जाएगी आपकी। ये तीन चीज़ें इसमें आ जाएंगी बाय इंक्रीज इन एसेट्स, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड बाय एनी अन रिकॉर्डेड एसेट, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमेशा लायबिलिटी होती है, मैंने एडमिशन में बताया था। इसको हम लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, हालांकि ये डेटर्स में से माइनस की जाती है, पर इसको लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। पहले आप बैड डेट्स माइनस कर लोगे, फिर प्रोविजन माइनस की जाएगी। तो ये क्रेडिट आइटम ली जाती है। तो अगर ये इंक्रीज़ हो रही है तो ये इधर आ जाएगी इंक्रीज इन लायबिलिटी में, और अगर ये डिक्रीज़ हो रही है तो ये इधर आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन मत करना। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, सेम टू सेम एज इट इज़ आपने एडमिशन के नोट्स बनाए हैं, तो वही क्या वही होगा। अब आते हैं इस पे। अच्छा, इसकी जर्नल एंट्रीज़ भी आप लोग खुद कर लोगे, या एक आध मैं करके दिखा देता हूँ। जो इस साइड की एंट्रीज़ है, मान लो इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन, ये इसको अगर आप लिखोगे कैसे लिखोगे? इंक्रीज इन एसेट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसकी आप एंट्री बना लोगे। या इंक्रीज इन एसेट की जगह आप डिक्रीज इन लायबिलिटी डाल दो, या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टू ये, और इधर है आपका, तो इधर आपका आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट टू इंक्रीज इन लायबिलिटी टू डिक्रीज इन एसेट। तो सेम टू सेम जनरल एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट टू ये, एंड इंक्रीज डिक्रीज ये टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपको लेजर से बनानी आती है। तो ये दो तरह की एंट्री आपको सेम टू सेम हमने करी हुई है। तो अगर क्वेश्चन देखो, कुछ बच्चे मैंने देखे होमवर्क में गलतियां कर रहे हैं। क्वेश्चन में अकाउंट मांगा है तो जनरल एंट्रीज दे रहे हैं, जनरल एंट्री मांगी है तो अकाउंट दे रहे हैं, और कई बार दोनों मांगा है तो एक चीज़ दे रहे हैं। तो अगर आपको एंट्रीज़ मांगी है तो आपको सिर्फ एंट्रीज़ करनी है, अकाउंट नहीं बनाना। और अगर आपको अकाउंट मांगा है तो आपको ये नहीं करना, सिर्फ अकाउंट बनाना है। और दोनों मांगा है तो दोनों दो। तो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो ध्यान से पढ़ी जाए, उसके बाद किया जाए। उसके बाद रिजर्व्स। रिजर्व्स हमको पता है बैलेंस शीट में इस साइड होते हैं, कोई भी रिजर्व्स होता है उसका ट्रीटमेंट आप लोग को आता है। तो इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो कोई भी रिजर्व होगा, एनी रिजर्व, या अगर यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ रहा है P&L अकाउंट का, नेट प्रॉफिट जो आता है, तो वो P&L अकाउंट का प्रॉफिट जो होता है, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, उसको हम ये कहते हैं P&L अकाउंट टू किसमें? ऑल पार्टनर्स। उसमें था ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि उसमें ओल्ड पार्टनर्स 2 या 3 होते थे, एक नया पार्टनर आता था। इसमें ऑल पार्टनर्स आ जाएगा, क्योंकि सारे पार्टनर ओल्ड होते हैं। जब वो एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो बाकी बचे हुए नए बन जाते हैं। तो ऑल पार्टनर्स मतलब ओल्ड। अब ऑल पार्टनर्स या तो कैपिटल अकाउंट होगा या करंट अकाउंट होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट आएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट आएगा। तो ये डेबिट हो जाएगा और ये डेबिट हो जाएगा। आर ओल्ड रेशियो में, ये जो बटेगा ये ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो ये सेम टू सेम एंट्री है आपकी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने, एक मिनट मैं इसको रब कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लो इतना, या नहीं भी करो तो एडमिशन में तो है ही है। इसके बाद क्या होता है, इसका जो बैलेंसिंग फिगर है, अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आती थी तो हम उसको लॉस की तरह ट्रीट करते थे, इधर आती थी तो गेन की तरह। तो वही सेम ट्रीटमेंट आपने करना है, कुछ नया आपने नहीं करना। बैलेंसिंग फिगर इधर आए तो आपका लॉस है या वो है, क्या कहते हैं, एक सेकेंड मैं कंफर्म कर लूँ, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। ठीक है, यही सही कह रहा था मैं। अगर इधर आ रही है
तो बाय लॉस अब ट्रांसफ़र टू किस में करना है, ऑल पार्टनर्स। ये आपकी आ गई बैलेंसिंग फिगर। और अगर यहाँ पे आ रहा है टू गेन या प्रॉफिट भी लिख सकते हो आप, किस में आएगा, ऑल पार्टनर्स। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। तो या ये आएगी या आएगी, दोनों में से एक आएगी। तो ये सेम टू सेम है। इसके बाद ये आता है, अगर आपको यहाँ पे P&L अकाउंट दिया है तो इसका मतलब ये होता है कि लॉस था, तो आप ये डेबिट किया तो आप क्रेडिट कर दो, तो उसमें आ जाएगी ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। लॉस था उसको क्रेडिट कर दिया ओल्ड रेशियो में। ये डिटो सेम मैंने लिख दिया है आपके पास जो मैंने एडमिशन में लिखा था। इसमें हो सकता है छोटी मोटी बातें मिस हो गई हो। वो बातें ये हैं कि जब भी आपको कोई रिज़र्व दिया है, मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिज़र्व दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व दिया है अगर कोई, तो आपको वो रिज़र्व को पहले पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बाद में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले उसके अंदर से कोई इन्वेस्टमेंट का कम फेर हो रहा है, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट कम हो रही है या बढ़ रही है, उसका जो भी फ़र्क है वो इस रिज़र्व में से क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। बाकी जो अमाउंट बचेगा, जो रिमेनिंग अमाउंट है, पहले आपने इन्वेस्टमेंट में जो उथल पुथल हो रहा है वो फ्लक्चुएशन को इसमें से माइनस कर लेना है, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट। तो अगर ये बात समझ आ रही है, क्योंकि एडमिशन में हम कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा कि कोई भी तरह का रिजर्व होता है उसके अंदर पहले देखते हैं उसका कोई खर्चा तो नहीं आ रहा। अगर वो खर्चा आ रहा है, वो खर्चा पहले हम माइनस कर देते हैं, बाकी जो बचा और रिमेनिंग रिजर्व है उसको हम डिडक्ट करते हैं, उसको हम पार्टनर्स में बांटते हैं। इसके अलावा एक रिजर्व ऐसा था एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट वाला, वो हम अगर यहाँ पर लिखा आ जाता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट रिजर्व या रिज़र्व या फंड, कुछ भी आ जाता है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ये खाली एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पास जाता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अगर ये क्वेश्चन में दिया है इसको इग्नोर करना है, इसको कुछ भी नहीं करना आपने। तो एक दो क्वेश्चन करते हैं फुल फ्लैश तरीके से ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। तो चलते हैं नोटबुक में। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि वो बोर्ड पे पूरा आता नहीं है। तो ये हमारा जो बन रहा है, सबसे पहले वर्किंग नोट बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 25 है अकॉर्डिंग टू माई बुक। आपकी बुक में हो सकता है आगे पीछे हो, तो आपको मैं साथ साथ बोलता रहूँगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहले दिया है ABC आर 3 पार्टनर्स, उनका ओल्ड रेशियो आपको गिवन है, जैसे हम बोर्ड पे लिखते हैं वैसे उसी वे में करेंगे। एंड देयर बैलेंस शीट, उनकी एक बैलेंस शीट दी हुई है जिसका टोटल जो बैलेंस शीट का आ रहा है, मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको मिल जाए क्वेश्चन। जो टोटल बैलेंस शीट का क्वेश्चन में आ रहा है 3,76,000 आ रहा है यहाँ पे, बोथ साइड्स। तो अगर आपको एक क्वेश्चन मिल गया तो इट्स ओके, वरना आप देख लेना 3,76,000 का टोटल वाला क्वेश्चन है जिसके क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया, ओके। क्योंकि हो सकता है कि नए एडिशन या पुराने एडिशन में आपका थोड़ा सा फ़र्क आ गया होगा क्वेश्चन ज़रूर, लेकिन आगे पीछे होगा। तो लेट्स ट्राई इट। और मैंने आपको एडमिशन में बताया था कि सबसे पहले आपको बैलेंस शीट नहीं पढ़नी, सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। जब एडजस्टमेंट्स देखो, फर्स्ट काम मैंने बताया था आपको, मैं दोबारा से स्टेप्स लिखवा देता हूँ, आप लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स को देख के जहाँ जहाँ उसकी एंट्री हो रही है उसको वहाँ डाल दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एज वेल एज आपकी बैलेंस शीट। 3 अकाउंट ही बनने हैं तो इसमें भी 3 अकाउंट बनेंगे। आगे पार्टनर्स लोन अकाउंट बनता है, पर वो हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, वो बहुत मुश्किल होता है और उसके लिए कम से कम 2 से 3 या 4 क्लासेस लग जाती हैं। उसके बाद है कैपिटल एडजस्टमेंट्स। इसका कैपिटल एडजस्टमेंट्स एडमिशन के मुकाबले मुश्किल था, आपका वहाँ भी डिलीट हुआ है और यहाँ भी डिलीट हुआ है। तो ये आपकी आज सेकेंड लास्ट क्लास है। इसके बाद मैं एक और क्लास लूँगा जो आपके डाउट्स निकलेंगे और उसकी वीडियो बना के चैप्टर फिनिश करेंगे। और डेथ भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ रिटायरमेंट है, कुछ नया नहीं है उसमें, सिर्फ एक पॉइंट के अलावा, तो वो आपको सिखा दिया जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि इस मंथ में ये चैप्टर ख़त्म कर लें और रेजोल्यूशन 3 से 4 दिन में फटाफट कर लेंगे। एडजस्टमेंट, सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। जैसे से एडजस्टमेंट आएगी, जिस चीज़ की एडजस्टमेंट है वो आपने, ऐसे मैं हाथ यहाँ पे लेके जाता हूँ, इसका मतलब है ये बुक पड़ी हुई है, इसको मैं टिक कर रहा हूँ। तो आपको वो एडजस्टमेंट की एंट्री बैलेंस शीट में टिक करनी है कि हमने एडजस्टमेंट का अमाउंट बैलेंस शीट में किस जगह से लिया है, वो वहाँ पर टिक कर दिए, मतलब हम ऑलरेडी ले चुके हैं। एडजस्टमेंट्स क्लियर करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, अपनी एडजस्टमेंट्स के बाद बैलेंस शीट देखेंगे।
बैलेंस शीट में जितनी भी रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड एंट्रीज़ रह गई हैं, जिसको टिक नहीं किया, जिसकी आपने रिकॉर्ड कर ली उसको तो आपने एडजस्टमेंट के साथ साथ बैलेंस शीट में टिक कर दिया होगा, और जो अनरिकॉर्डेड रह गई हैं वो आप बाद में बैलेंस शीट से निकालेंगे और सब जहाँ जहाँ डालनी है रीवैल्यूएशन में, बैलेंस शीट में जहाँ जहाँ डालनी है आप डाल देंगे। फिर आप क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करेंगे। इसकी बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगी, जो गेन या लॉस जो भी आएगा वो आपके पास जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट सेम एज इट इज़ बनेगा जैसे पिछले चैप्टर में बना था, बस एक चीज़ उसमें डिफरेंट है, वो मैं भी आपको बता दूंगा। ठीक है, जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा फिर आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट होगी। बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दी है उसकी अनरिकॉर्डेड एंट्रीज आपने डाल ली, एडजस्टमेंट डाल ली, क्वेश्चन उसके बाद खत्म है। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करो, बैलेंस शीट को बैलेंस करो, कंप्लीट कर लो, और लास्ट में मैंने आपको बताया था कैश अकाउंट, कैश या बैंक जो भी आपका चल रहा है उसको आप रफ कॉलम में साथ साथ बनाएंगे, वो सबसे लास्ट की काम है। सबसे लास्ट में कैश को बैलेंस करके यहाँ पे डालेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, एडजस्टमेंट करने शुरू करते हैं। इसमें बोला गया है सी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस, तो सी को हम रिटायर कर दिया, लो जी। देन एक काम करते हैं, ये स्पेस कर देते हैं यहाँ पे, ये जगह एक मिनट कितनी जगह चाहिए होगी आइडिया से, ठीक है इतनी जगह हम खाली छोड़ देते हैं, एंड यहाँ से अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। मैं पॉज कर देता हूँ, टाइम बच जाएगा। नो वी गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन। मैंने सारे अकाउंट्स बनानी है। आपका पहला अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एंड तीसरा मैं यहाँ बना रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए, बैलेंस शीट बन रही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो है आपको जर्नल एंट्रीज़ भी मांगी गई हैं, तो हम जर्नल एंट्रीज़ भी प्रोवाइड करेंगे साथ साथ। ठीक है, तो जिन लोग को आती है, ताकि सारी बातें एक दो क्वेश्चन करके हम क्लियर करें। ठीक है, अब सी रिटायर किया गया है और इट वॉज एग्रीड द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी पेड ऑन 30 जून। 30 जून को रिटायर हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको डेट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने पार्टनर लोन अकाउंट तो बनाना नहीं है। बस उसका इतना होता है कि जो प्रॉफिट होता है, देख 30 जून को वो कह रहा है 30 जून को रिटायर हो रहा है और 2021 में। ठीक है, और आपको जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी है वो 2020 तक की दी है, और आपको बनानी है सी रिटायर जो हो रहा है वो 1 अप्रैल को रिटायर हो रहा है 2020 में, और जो उसका अमाउंट पे है वो 30 जून को दे दिया जाएगा। तो उससे कोई मतलब नहीं है आपको, उससे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि फ़र्क कब आता है, जब वो रिटायर साल के बीच में होता है। तो जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उस दिन तक का प्रॉफिट निकालना पड़ता है, और वो प्रॉफिट उसमें उसको देना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, और आई होप सो आएगा भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट दी है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो जब आपके पास प्रोविज़न फॉर, देखो क्या करना है आपने क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन है अभी आपको ब्लर्ड दिख रहा होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी फोकस लॉक किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो मैं यहाँ पे भी टिक करूँगा, और इसका रिलेशन किससे है, इसका रिलेशन है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्वेश्चन में दी होगी, अगर दी होगी तो डेटर्स में से माइनस कर रखी होगी या फिर यहाँ में लिखी होगी, तो जहाँ भी लिखे यहाँ टिक करूँगा मैं। पर क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है तो मैं नहीं टिक कर रहा, बट इसका रिलेशनशिप डेटर से है तो मैं डेटर्स को ऐसे टिक कर दूँगा। डेटर को टिक कर दिया मतलब कि डेटर एंट्री की मैं डाल रहा हूँ बैलेंस शीट के अंदर, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमेशा ये एडजस्टमेंट पढ़ोगे। सेकंड है स्टॉक एंड मशीनरी को डिप्रिशिएट करना है, तो मैं स्टॉक को भी टिक करूँगा और मशीनरी को भी टिक करूँगा जैसे जैसे एंट्री करूँगा। तो पहले एडजस्टमेंट्स की एंट्री यहाँ पे टिक कर लेंगे। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि जब आप, मैंने आपको फर्स्ट काम बताया कि एडजस्टमेंट करने के बाद आप बैलेंस शीट की अनरिकॉर्डेड एंट्री जो बच जाएंगी वो करेंगे, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि यार जो टिक हो चुके हैं वो हो चुके हैं, उसको छोड़ो, बाकी की रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये ऑलरेडी मैं एडमिशन में बता चुका हूँ, पर बच्चे फिर भी कहते हैं कि सब थोड़ा बहुत और बता दो, तो करते हैं। और ये मत सोचना कि चैप्टर आज ख़त्म करा रहा हूँ मैं, आपके जितने भी डाउट्स होंगे उसकी वीडियो, एक वीडियो हो, 2 वीडियो हो, जो भी अगली बार बनाई जाएगी। नाउ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल्स 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो सबसे पहले हम सन्ड्री डेटर्स कहाँ डालते हैं, हमें पता है यहाँ डालते हैं, तो यहाँ पे डाला जाएगा सन्ड्री डेटर्स। अगर ऑलरेडी कोई प्रोविज़न दी होती है तो वो वाली हटा देते हैं, उसको हम गिनते ही नहीं है, उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में हटा देते हैं और नई प्रोविज़न यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, सन्ड्री डेटर्स आपके दिए हुए हैं, किधर गए, 90,000। ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं, आपको अगर क्वेश्चन मिल गया तो इट्स ओके। अच्छा, इसके ऊपर वो कह रहा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाओ, तो माइनस PDD 5% है, तो 9,000 का 5% बनता है 4,500। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 90,000 का 4,500 तो
500 यहाँ पे आ जाएगा। चेक कर लेंगे साथ साथ, बिल्कुल ठीक चल रहा है काम। अब ये एंट्री यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, सन्डी डेटर्स का काम हो चुका है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आएगा? अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेटर्स नहीं आएंगे, क्योंकि डेटर्स ना कम हो रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, डेटर्स सेम टू सेम है, सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो मैंने आपको बोला कि जब भी पुरानी प्रोविजन दी होती है उसको हम हटा देते हैं, उसको इग्नोर मारते हैं, इग्नोर मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट में हटा देते हैं और नई प्रोविजन के साथ क्वेश्चन किया जाता है। तो प्रोविजन में जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आता है वो आपको निकालना पड़ता है कि करंट वैल्यू और बुक वैल्यू के हिसाब से जो इंक्रीज़ डिक्रीज़ है वो आपको पता होता है, ओल्ड वैल्यू एंड करंट वैल्यू के हिसाब से। चलो, तो जब कुछ नहीं दिया हुआ तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब एसेट प्लस लायबिलिटी माइनस, और सॉरी उल्टा लिख दिया, एसेट माइनस लायबिलिटी प्लस एसेट प्लस लायबिलिटी माइनस। तो लायबिलिटी प्लस हो रही है क्योंकि पहले ज़ीरो थी, अब कितनी आ गई? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आप लोग पूरा लिखना, और अकाउंट 4500। तो ये यहाँ से भी एंट्री हो गई और यहाँ से भी एंट्री हमारी हो चुकी है और ये एंट्री ख़त्म हो चुकी है। तो अगर आप चाहो इसकी जर्नल एंट्री कर सकते हो, बट मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि जर्नल एंट्री जो करनी है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट की, इकट्ठी कर दो। पहले अकाउंट बना लो फिर इकट्ठी एंट्री कर दो, ठीक है ना? उसमें बेनिफिट हो जाता है, आपको टाइम बच जाता है। वरना एक एक एंट्री करोगे, इसकी एंट्री क्या करोगे? सॉरी ये 2 था, इसकी एंट्री करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2, ये तो एक एक एंट्री करने से अच्छा एक बार जब अकाउंट बन जाएगा सारी हम इकट्ठी कर लेंगे, ठीक है? अभी गुडविल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं आई। चलो, रिड्यूस स्टॉक एंड बाय 5% एंड मशीनरी बाय 10%। तो स्टॉक को मैं टिक करूँगा, मैंने ऑलरेडी कर रखा था। तो स्टॉक यहाँ लिख लेते हैं, स्टॉक कितने से दिया हुआ है? 70,000। इसमें रिड्यूस करना है। तो जब हम रिड्यूस कर रहे हैं तो मतलब हम यहाँ पे 70,000 नहीं लिखेंगे, हम ऑलरेडी इसकी न्यू वैल्यू लिखेंगे। तो इसकी जो बुक वैल्यू दी है वो दी है 70,000 और करंट वैल्यू कह रहा है कितने से कम करनी है आपने? 5%। तो 70,000 का हम निकाल रहे हैं 5%, जो कि बैठेगा 3500। मतलब जो आंसर आ रहा है ये 3500 आ रहा है, ठीक है ना? इसमें से ये माइनस करके तो करंट वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 66500। ये कैसे आई है? हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल ली। अगर आपको नहीं निकालनी तो आप डायरेक्ट निकाल लो, 70,000 में से 3500 माइनस करो, 66500 करंट वैल्यू आ गई। आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, ये आपकी बुक वैल्यू थी। तो आपको यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ न्यू वैल्यू लिखनी है जो कि आपकी आती है 66500। और कितना आपका डिक्रीज़ हो रहा है? आपने देखा माइनस हो रहा है मतलब डिक्रीज़ हो रहा है, वैल्यू गिर रही है। एसेट आई है स्टॉक, तो एसेट जब डिक्रीज़ है यहाँ पे आएगा 2 स्टॉक, और यहाँ पे डिफरेंस आता है, हमने ये बताया हुआ आपको। जो रियल वैल्यू करंट वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई और जो डिफरेंस है वो आपका यहाँ पे नोट हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये भी ख़त्म हो गई ये एंट्री। अब आते हैं मशीनरी के ऊपर। तो मशीनरी में आपकी मर्ज़ी, आप डेप्रिसिएशन को दिखा भी सकते हो और आपकी मर्ज़ी आप डायरेक्टली वैल्यू लिखो। तो मशीनरी में वो कह रहा है मशीनरी को कम करना है कितने से? 10%। तो ऑलरेडी जो मशीनरी क्वेश्चन में दी हुई है वो दी हुई 60,000, तो इसका 10% हो गया 6,000। 60,000 में से 6,000 माइनस कर लेंगे, बचता है 54,000। तो मैं ऑलरेडी न्यू वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, या करंट वैल्यू लिख रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ। ये आपको खाली इन्फॉर्मेशन दी, क्वेश्चन में दिया कितना था। तो मशीनरी को ऐसे करके माइनस डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो या रिडक्शन भी लिख सकते हो। और आपको एडुकेशन में सिखाया था कि डायरेक्टली न्यू वैल्यू डाला करो। तो मशीनरी 60,000 की दे रखी है और 10% रिड्यूस करनी है। तो 60,000 का 10% होता है 6,000। 60,000 में से 6,000 माइनस करेंगे, 54,000 न्यू वैल्यू आती है। 54,000 यहाँ पे आ गई और यहाँ पे कितना घटाया हमने? 6,000 से घटाया, क्योंकि एसेट माइनस होने हैं तो घटाया है 2 मशीनरी अकाउंट। तो ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट दी है बिल्डिंग टू बी रीवैल्यूड एट रुपीज़ इतने। तो बिल्डिंग जो है आपकी उसकी करंट वैल्यू दे दी आपको, कितनी है? 1,50,000। ये आपको वैल्यू दे दी न्यू वाली। तो हमको पता है जो करंट वैल्यू है वो तो यहीं पे आनी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ डाल दूँगा और मैं क्वेश्चन में टिक करने जा रहा हूँ। ये मैंने टिक कर दिया। यहाँ पे सिर्फ न्यू वैल्यू आती है, तो 1,51,000 डल गई। और क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है बुक वैल्यू, ये आपको हर चीज़ लिख के नहीं देखनी, ये आपको पता लग जाएगा क्या बढ़ रहा है क्या नहीं। ये तो मैं आपको क्वेश्चन नहीं है ना आपके सामने, तो मैं लिख देता हूँ। तो आपको हर चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देखो यार बुक वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन में दी है 1,40,000 और एडजस्टमेंट में दी है कि इतनी कर दो, तो 11,000 से क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये तो आप ओरली भी निकाल सकते हो। एसेट्स बढ़ रहे हैं आपके, तो यहाँ पे डाल देंगे बाय बिल्डिंग, कितना? 11,000। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये भी ख़त्म करते हैं, आगे आते हैं।
ये एडजस्टमेंट भी होगी। अब गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट इतने, अब इसमें हमारा काम शुरू हो जाता है। जो गुडविल दी है वो दी है वैल्यूड वाली है, बुक वैल्यू नहीं है, बुक गुडविल नहीं है, वैल्यूड गुडविल क्वेश्चन में दे दी 1,50,000। अभी तक कैश का कोई काम नहीं आया, तो अगर कैश का काम आया तो हम कैश अकाउंट साथ बना लेते हैं, अभी हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। तो गुडविल को हम क्या करते हैं, गुडविल की हम जर्नल एंट्री करते हैं और साथ में उसको ट्रांसफ़र भी करते हैं। तो गुडविल 1,50,000 वैल्यूड है, तो इसमें से हम सी का शेयर निकालेंगे 1,50,000 इंटू सी का शेयर है 1/6, ठीक है जी। तो ये आपके आ जाता है 1,50,000 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 25,000 आ जाता है, ठीक है। 25,000 आपकी क्या आ गई, सी के शेयर ऑफ गुडविल। हमको पता है हमको क्या करना होता है गुडविल के साथ, हमको गुडविल को बांटना होता है कैसे, ओल्ड पार्टनर्स हाँ, रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कौन से हैं, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, टू क्या होता है आपका सीज कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट हो गया, ये डेबिट हो गया। सी के कैपिटल में तो उनको पता है 25,000 ही आएगा, अभी कर देते हैं। और ये कौन से रेशियो में बढ़ती है, ये बढ़ती है गेनिंग रेशियो में। तो अभी हमारे पास गेनिंग रेशियो नहीं है, और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी क्वेश्चन में कुछ और आपको ना दिया हो, एक मिनट देख लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ और दिया है, हाँ दिया हुआ है। अगर ना दिया होता तो गेनिंग रेशियो कितनी होती है 3:2, इसको हटा दो 3:2 हो गया। लेकिन ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में जो अगली एंट्री है, ए एंड बी विल कंटिन्यू टू कैरी ऑन टू बिजनेस एंड शैल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली, मतलब न्यू रेशियो भी दे दिया आपको है, वो है इक्वल। तो आप गेनिंग शेयर निकाल लो, मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि ऑलरेडी आपको आता है गेनिंग रेशियो ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड करके, न्यू माइनस ओल्ड करके आप लोग निकाल सकते हो। लेकिन आपको पहले शेयर निकलेगा, शेयर से आपका रेशियो निकलेगा, ये आपको आता है। तो गेनिंग रेशियो मैं ऑलरेडी क्वेश्चन में देख लेता हूँ कितना आ रहा है। एज गेन आ रहा है 0 और बीज गेन आ रहा है 1/6। तो रेशियो जो आ रहा है आपका 0:1 आ रहा है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो 0:1 आ रहा है, मतलब कि जो ए है और ये बी, जो ए है वो कुछ भी नहीं गेन कर रहा ना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ए को हम हटा देते हैं यहाँ से। क्यों हटाया, क्योंकि ऑलरेडी ए कुछ भी नहीं लेके जा रहा, बच गया बी। तो बी पूरा का पूरा 25,000 रुपये का वो करेगा, गुडविल लेके जाएगा, देगा मतलब, ठीक है। सी को गुडविल देनी है क्योंकि वो जा रहा है, सी को गुडविल ले जाएगा 25,000 की, और बी गुडविल देगा। बी को गुडविल मिलेगी। ए भी गेन करता अगर रेशियो सही आती है, लेकिन रेशियो क्या आ गई हमारी, रेशियो आ गई 0:1, तो मतलब ए तो कुछ करेगा ही नहीं ना, ए को तो काट देते हैं हम, तो इसलिए ए को यहाँ पे काट दिया। और यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड या वैल्यूड, ठीक है। अगर बुक गुडविल होती है लिखते हैं बीइंग बुक गुडविल रिटर्न ऑफ। तो एक एंट्री हमारी हो चुकी है। अब इसकी जैसी एंट्री करी हमने, इसकी यहाँ पे कर देते हैं। बी कैपिटल को डेबिट करना है और सी कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो बी कैपिटल को डेबिट करते हैं, ये रहा बी, लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये आपको लेजर 11 में सिखाया गया है 25,000। और सी की कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट करना है बी के नाम से, तो बाई। अच्छा एक बात मैंने और को बताई थी, जब भी कैपिटल अकाउंट बनता है तो सबसे पहले बैलेंस बीडी डाला करो। शुक्र है अभी भी याद आ गया। अगर आप भूल जाओ तो कोई भी आप फ्लूइड वगैरह लेके इसको मिटा के, ये फर्स्ट लाइन में ही आना चाहिए। अगर आप इसको नीचे लिख रहे हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। फिजूल की गलती में मार्क्स कटवा लोगे। तो पहले बैलेंस बीडी डालते हैं, क्वेश्चन में से बैलेंस निकालते हैं 1 लाख और 1 लाख और 1 लाख, सबकी 1 लाख 1 लाख 1 लाख दी हुई है। अब हम करते हैं एंट्री ये वाली। हम पढ़ रहे थे सी के कैपिटल को क्रेडिट करना है 25,000 से, तो सी के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे बाई बीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी टू सी है तो बाई बीस कैपिटल अकाउंट। आई होप सबको 11th के जर्नल और लेजर के बेसिक्स क्लियर होंगे, जर्नल से लेजर एंट्री कैसे करते हैं। तो ये आपकी एंट्री हो गई बी टू सी, तो बी टू सी, ठीक है। और बी को डेबिट कर दिया और सी को क्रेडिट कर दिया। जब बी का नाम लिखा तो सी का, ये सब बेसिक्स हैं। अगर इसको ये किसी को नहीं आते मेरे को पर्सनली पूछ लिया, वो मैं सिखा दूँगा। क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना हमने, तो ऑलरेडी सारी एंट्रीज़। अब इसके बाद एंट्रीज़ करनी है, एंट्रीज़ अभी रुक के करते हैं, पहले आपको क्वेश्चन फिनिश कर देते हैं, फिर एंट्री करनी भी सिखा देंगे। अब यहाँ पे और कुछ नहीं है तो इसको बैलेंसिंग शुरू करते हैं। अच्छा इसमें कैश की कोई भी एंट्री नहीं आई, तो हम कैश के लिए अभी तक कुछ साइड में कॉलम हमने नहीं बनाया, वरना बना देते थे। इसको ऐड करते हैं, इसका ऐड करके आ रहा है 14,000,
ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 3000 रीवैल्यू बाय लॉस ट्रांसफर टू किस में जाएगा, ए एस कैपिटल अकाउंट, बी एस कैपिटल अकाउंट, सी एस कैपिटल, आप लोग पूरा लिखना, ए एस कैपिटल अकाउंट, बी एस कैपिटल अकाउंट, सी एस कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ जो रेशियो है ये वो ओल्ड रेशियो रहती है, क्योंकि अभी तक तो फर्म चल रही है ना, अभी तो पार्टनर सारे हैं। जब भी ऑल पार्टनर्स आएगा तो ओल्ड रेशियो ही आती है, ये बात आपने याद रखनी है। ओल्ड रेशियो कितनी दी हुई है, 3:2:1, तो इसको 3 4 5 6 से डिवाइड करते हैं। 3000 को आ गया 500, तो 500 × 3 1500, 500 × 2 1000, 500 × 1 500। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इसकी एंट्री हो चुकी है। अब आते हैं आगे। मैंने बताया था ये सारे के सारे बैलेंसेस यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया करनी, एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद बैलेंस शीट को अनरिकॉर्डेड वाली एंट्रीज लिखनी थी, वो मैं लिखनी भूल गया। पहले उसको देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में क्या क्या बच गया। सबसे पहले बैलेंस शीट में दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसकी कोई एंट्री नहीं है, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। आप बोलोगे सर पहले रीवैल्यूएशन क्यों नहीं करना, पहले बैलेंस शीट क्यों करनी है? मैंने गलत किया, रिवैल्यूएशन पहले कर दी, पहले बैलेंस शीट करनी चाहिए जो क्वेश्चन में दी, क्योंकि कई बार उसमें रिजर्व या कोई ऐसी चीज़ दी होती है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो रिजर्व भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो यहाँ पे जनरल एंट्री में और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, फिर आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता है। आप सारा कुछ बना लो, कैलकुलेट कर लो, फिर बैलेंस शीट देखोगे वहाँ तो रिजर्व निकल के आ गया या कोई प्रोविजन दी थी वो निकल के आ गई, तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है, कोई गड़बड़ हो जाता है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स जैसे दिए सेम टू सेम डाल देंगे। फिर आपका जनरल रिजर्व, अब आगे ना बात, यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया क्वेश्चन में, लेकिन अब हम नहीं डालेंगे, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जनरल रिजर्व की एंट्री मैंने आपको अभी भी सिखाई है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स टू एज कैपिटल अकाउंट, आप लोग पूरा लिखेंगे, कैपिटल पूरा, CAPITAL पूरा, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मेरे भरोसे मत बैठना, मैंने अपने पेपर दे दिए हैं, तो मेरे को दोबारा देनी नहीं है, ठीक है ना, और मेरे को जल्दी भी है। जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया हुआ 60,000, और मैंने आपको बताया ये था जब भी ऑल पार्टनर्स आ जाए, जब भी ऑल पार्टनर, देखो सिर्फ यहाँ पे गेनिंग रेशियो आती है, सिर्फ यहाँ पे कब, जब गुडविल एडजस्टेड वाली बात नहीं है, बाकी सब जगह ओल्ड रेशियो ही आएगी आपकी। तो ओल्ड रेशियो 3:2:1 है, डिवाइड करते हैं, 60,000 है, 6 से तो बच गया 10,000, तो ये आपका आ जाएगा 30,000, 3:2:1 में बांट रहे हैं, 20,000 एंड 10,000। तो अभी भी जो मैंने आपको बोर्ड पे सिखाया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनना है और जनरल रिजर्व, ये सेम टू सेम वही एंट्री जो अभी 2 मिनट पहले बोर्ड पे कराई गई है। तो इसको अब बीइंग वाला लिख लेना, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, या रिटर्न ऑफ। अब क्वेश्चन की बैलेंस शीट और बची है, कैश इन हैंड लिखा है, अभी कैश इन हैंड को साइड पे करते हैं, कहीं भी रफ में लिख लेते हैं कैश को, या सबसे लास्ट में देखेंगे। कैश आपका आ रहा है 6,000, अभी मैं नहीं डालूँगा, और कैश एट बैंक यूज़ कर लेते हैं। तो बैंक में जितना कैश है वो है आपका 10,000। तो ये वैसे का वैसे डल गया जी। सन्ड्री डेटर्स थे वो हमने यहाँ पे डाल दिए हैं, स्टॉक इन हैंड को टिक हो रखा है, मशीन जितने बाकी टिक है वो हमने करने नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टिक करने का मतलब यही था कि हम यूज़ कर चुके हैं। अब हमारा जो सेकंड पार्ट था कि बैलेंस शीट अनरिकॉर्डेड की एंट्रीज जो करनी है, जो क्वेश्चन में दी है वो वाली कर ली। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बना चुके हैं, गलती से हमने पहले बना लिया था। अब लास्ट है जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो 4th पॉइंट है उसको करते हैं। अब मैंने कहा था कि ये वाली एंट्री सारी की सारी यहाँ पे आनी है, तो यहाँ पे डाल देते हैं टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 1500, ये लॉस है 1000। ये डेबिट साइड पे वो एंट्री आती हैं जो पार्टनर की कैपिटल को घटाती हैं, जैसे लॉस घटा रहा है, और सी कैपिटल को, बी की कैपिटल घट रही है क्योंकि उसने देनी है और सी लेके जा रहा है। अच्छा, उसके बाद आ रहा है आपका सी का 500, ये सारा का सारा लॉस यहाँ से आ गया। अब इसके बाद जो है एक एंट्री अभी हमने ये करी, जनरल रिजर्व टू ए टू बी टू सी, तो ये भी तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगी। तो इस जनरल को लेजर में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जनरल रिजर्व को डेबिट किया जाएगा और सारे पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाएगा। तो सारे पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट ये है तो लिखा जाएगा बाय जनरल रिजर्व। अमाउंट कितना है 30, 20 और 10, तो 30,000 यहाँ पे डाल दिया, 20,000 यहाँ पे डाल दिया और 10,000 यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये वाली एंट्री की है हमने अभी। तो ये भी जैसे जनरल एंट्री आप लेजर में ट्रांसफ़र कर दोगे तो आप टिक करते रहना ताकि आपको पता लग जाए। और जिस क्वेश्चन में जनरल ना मांगी गई हो तो आप रफ में फटाफट से एंट्री करके इसकी कर लेना, और प्रैक्टिस ऐसे करो कि आपको पता हो कि जनरल रिजर्व कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे नहीं जा रहा, ठीक है। जहाँ भी आपको पता लग रहा है कि जनरल एंट्री की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में नहीं मांगी, इस क्वेश्चन में मांगी थी तो मैं बना रहा हूँ, अगर नहीं मांगी हुई थी मैं नहीं बनाता। मेरे को याद होनी चाहिए कि जनरल रिजर्व हमेशा इस साइड ही आता है, पार्टनर को बांटा जाता है,
क्रेडिट साइड में बांटा जाता है, और जो लॉस होते हैं वो इधर आते हैं। और जो गुडविल की एंट्री कई बार कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो गुडविल की एंट्री मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप कर लिया करो रफ में। ये अगर क्वेश्चन में मांगेगी तो फेयर में कर रहा हूँ, वरना आप इसको तो रफ में किया ही करो। गुडविल की एंट्री ये आपको याद होनी चाहिए कि जनरल रिजर्व को यहीं पर बांटना होता है, यहीं पर लिखाना होता है। चलो, और मेरे हिसाब से कोई एंट्री बची नहीं है आने की। 1 2 3 हो गई, और एक रिवैल्यूएशन की होगी, और सीज कैपिटल की होगी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब मेन बात, जो पिछले चैप्टर से इस चैप्टर में सब कुछ सेम चल रहा है, सिर्फ एक चीज़ जो फ़र्क है वो अभी हम दिखाएंगे आपको। जब मैं इसकी बैलेंसिंग कर रहा हूँ तो टोटल आ रहा है 1,30,000, 1,20,000 और 1,35,000। साथ साथ चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, सेम टू सेम बैलेंसेस लिख दिए। आपका बैलेंसिंग फिगर इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो उसमें घबराना मत कि क्या हो गया, ये कहीं भी आ सकता है। तो बैलेंस अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे अभी तक, उसमें हम क्या कर रहे थे, जो बैलेंसेस है उसको टू बैलेंस CD करके डालते थे सबका, क्योंकि सारे पार्टनर्स हमारे बचते, नए पार्टनर को मिला के, मतलब अगर 2 पार्टनर पुराने, 1 पार्टनर नया एडमिट करते थे एडमिशन में, तो सबका CD लिखते थे। लेकिन इसमें तो C जा रहा है ना, तो जो C का अमाउंट होगा वो बैलेंस CD में नहीं आएगा, सिर्फ इन दोनों का आएगा। तो C का कहाँ आएगा? जो C का बैलेंसिंग फिगर है उसको हम लिखेंगे सीज लोन अकाउंट। तो ये न्यू चीज़ है जो आपने सीखी है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि जो C की बैलेंसिंग फिगर है, ये उसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी, ये सीज लोन अकाउंट में डलेगी। ये जो भी नया पार्टनर तो होता नहीं, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी बैलेंसिंग फिगर आपको उसके लोन अकाउंट में डाल देनी है बस। इसके आगे क्या करना है लोन अकाउंट के साथ, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट के साथ क्या करना है क्या नहीं करना, वो हमारा अभी सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो क्योंकि एडमिशन में सारे पार्टनर नए पार्टनर होते थे, तो उसमें सबकी बैलेंस CD आप बैलेंस शीट में डालते थे। इसमें सारे पार्टनर ओल्ड हैं और न्यू, अब जो बैलेंस शीट जो ये वाली बन रही है, न्यू बैलेंस शीट बन रही है, इसमें सारे पार्टनर कैसे आ जाएंगे? क्योंकि इसमें तो वो बचेंगे रिमेनिंग पार्टनर जो बच गए, जैसे A और B बच गए थे, C तो चला गया ना, तो जो चला गया उसका सीज लोन अकाउंट में डालेंगे। तो सबसे पहले इसी को मैं बैलेंस करना चाहूँगा। तो 1,35,000 में से 500 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,34,500। ठीक है, ये इसकी बैलेंसिंग फिगर आई है, और हमने कहाँ पर डाली? टू सीज लोन अकाउंट, दैट्स इट। उसके बाद इन बाकियों को बैलेंस कर लेते हैं। तो ये आ गई 1,28,500, और ये हमने डाली टू बैलेंस CD में। और 26,000, 1,20,000 में 26 गया तो 94,000। तो जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी CD आती है, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उनका सीज लोन अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं 6 बार रिपीट कर रहा हूँ। जितने पार्टनर रिमेनिंग है जो बच गए, उन बैलेंसिंग फिगर उनकी CD में जाएगी, और जो पार्टनर जा रहा है रिटायरिंग वाला, ये वाला, उसका सीज लोन अकाउंट या जो भी लोन उसके नाम होगा उसका लोन अकाउंट बनेगा, वो वहाँ जाएगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब ये वाले बैलेंसेस, सिर्फ 2 पार्टनर का बैलेंस इसमें जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि वही बच रहे हैं। तो लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिर्फ A और B। तो A का जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 128 और 94। यहाँ से देखेंगे 1,28,500 है, और साथ में ये 94,000 टोटल कर लेते हैं। ये आ गया 005। तो देखो, आपने जब भी बैलेंस शीट बनानी है, कॉमास के नीचे कॉमास, जीरो के नीचे जीरो, ताकि आप, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, पहले यहाँ लिख लेंगे ऊबड़ खाबड़, फिर पीछे अलग से दोबारा से लिखते हैं। इतना टाइम नहीं है। ये देखो मैंने यहीं पे टोटल किया है, ये देखो मैंने यहीं पे टोटल किया है। क्यों? मैंने साथ साथ कॉमास लगाए हैं, साथ साथ जीरो के नीचे जीरो डाला है। तो आप वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स प्लेस लगाओ। जैसे मैं कॉमा के नीचे कॉमा डाल रहा हूँ, वैसे ही करो, तो आपकी कभी गड़बड़ नहीं होगी। अच्छा, टोटल करते हैं 500, 8 4 12 2 1 कैरी 9 10 11 12, और ये आ गया 2। तो 2,22,500। बस मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। बस यहाँ पे बैलेंस शीट भी बन गई, 5th पॉइंट भी कंप्लीट। 6 स्टेप करना है कैश एंड बैंक। जब कैश मैंने साइड पे लिखा था, इसकी कोई एंट्री अभी तक आई नहीं, इसको ऐसे कैसे डाल दूंगा मैं। तो बच्चे कई बार कैश लिखना भूल जाते हैं, फिर मेरे को होमवर्क में दिखाते हैं सर आंसर नहीं आ रहा। तो मैंने कई बार आपको करेक्टिफाई किया कि कैश भूल गए हो लिखना, इसको डाल देते हैं। तो मैं ये टोटल कर लूँगा ना, 005। आप लोग पीछे करोगे क्योंकि आप लोग ऊपर खाबर लिखते हो, कॉमा के नीचे कॉमा लिखते हैं। 6 7 8 और अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया इसमें, जो पैटर्न कैपिटल लिखा आपने वो तो आ गया यहाँ पे। ये जो सीज लोन अकाउंट है ये भी तो डालोगे आप। ये लोन है, ये कंपनी, मतलब इसका मतलब ये होता है
कि सी की कैपिटल सी जा रहा है, रिटायर हो रहा है, अब सी का हिस्सा कितना निकलता है कैपिटल का, 1,34,500 निकलता है, वो हमने देना है, लेकिन अभी नहीं दे रहे, वो धीरे 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 देंगे। और अगर अभी दे रहे होंगे ना, अगर कोई पार्टनर अभी दे रहा है, हाथ क्या दे रहा है, तो यहाँ पे सीज लोन अकाउंट नहीं आएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें आती हैं, या तो कैश अकाउंट आता है या सीज लोन अकाउंट आता है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि सी का जितना भी हिस्सा था दे दिया तो कैश में डाल दो, और अगर नहीं दिया तो सीज लोन अकाउंट में डाल दो। तो ये दो बातें याद ध्यान से रख लेना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अगर सी का हिस्सा दे रहे हैं तो कैश लिखेंगे, टू कैश, और अगर अभी बैलेंस कर रहे हैं तो लोन अकाउंट। जब लोन अकाउंट में डाल दिया तो हमको यहाँ पे भी लोन अकाउंट में डालना पड़ेगा, सीज लोन अकाउंट। कितना था इसका हिस्सा, 1,34,500। ये एंट्री रह गई थी, तो दोबारा से टोटल कर लेते हैं। टोटल आ रहा है आपका 3,73,000। दोनों साइड का मैंने कर लिया, 3,73,000, यहाँ भी 3,73,000 आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। एक एंट्री गलत हो गई थी, जो कि हमने सी का लोन नहीं डाला। तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका यहाँ पे बैलेंस आता है जो पार्टनर कैपिटल का, जो रिटायरिंग पार्टनर का, या तो आप उसको सीज लोन अकाउंट में डालेंगे, कुछ नहीं दिया, और अगर कुछ दिया है कि कितना कैश पे कर रहा है तो आप कैश में डाल देंगे। कई बार क्या होगा कि वो बोल देगा आधा कैश दे रहा, आधा लोन में, तो इसका आधा कर दो, जो आधा है वो टू कैश करके डाल दो अमाउंट, और जो दे रहे हैं जो बाकी बैलेंस बच गया लोन अकाउंट में डाल दो। तो ये इतना दिमाग आप लोग खुद लगा लो कि अगर कुछ नहीं दिया तो सीज लोन अकाउंट, और अगर कैश दिया है, कितना लेके जा रहा है, सारा लेके जा रहा है तो सारा कैश में डाल दो, टू कैश अकाउंट। आधा लेके जा रहा है तो आधा कैश में डाल दो, आधा लोन में डाल दो। तो ये 3-4 एंट्री होती है। अभी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ, अभी इसकी जनरल एंट्रीज बाकी हैं, तो करेंगे। अब मैंने कहा था कि रीवैल्यूएशन के सारे एंट्री साथ साथ मत करो, बाद में कर लो। तो आपकी ये होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट टू पीडीडी टू स्टॉक, तो आप लोग ही खुद कर लेना, मैं सिर्फ एंट्री लिख दूंगा, अमाउंट आप खुद डाल देना। टू पीडीडी पूरा लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू स्टॉक टू मशीनरी, पीडीडी रीवैल्यूएशन टू पीडीडी टू स्टॉक टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी हाँ ठीक है, ये एंट्री आप कर लेंगे। कौन सी वाली है ये, रीवैल्यूएशन टू, ये फिर आप करेंगे बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान रखना है कि इसमें दोनों साइड की कर दी मैंने, डेबिट साइड की ये रही, रीवैल्यूएशन टू सारा एंट्री आ गई। क्रेडिट साइड में सिर्फ बिल्डिंग लिया है, लॉस नहीं लिया। लॉस की एंट्री आपने अलग से करनी होती है, तो वो मैं अलग से करूँगा। लॉस की एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो वो अलग आएगी। एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू, थोड़ा सा स्पेस कम हो गई, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो मैं चाहता तो यहाँ इकट्ठे भी कर सकता था, बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन में बिल्डिंग एस बीस, तो वो थोड़ा सा मैडम गलत कर देती है कई बार। तो डेबिट साइड की एंट्री अलग से करो। क्रेडिट साइड में देखा बिल्डिंग खाली बची है तो खाली बिल्डिंग की एंट्री कर दी, बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन, और बाकी बच गया मेरे पास लॉस, तो लॉस की मैंने ये एंट्री कर दी। और यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट की जितनी भी एंट्री थी वो सारी कंप्लीट हो गई है। एक सेकेंड, ठीक है। अब इसकी हमने एंट्री जनरल रिजर्व की थी वो सब कर ली है। आई थिंक क्वेश्चन की सारी एंट्री हो चुकी है, जनरल रिजर्व भी आ चुका है, गुडविल भी आ चुका है, सिर्फ अब एक एंट्री रह गई है, मैं रफ में कर देता हूँ यहाँ पे, वो ये वाली जो सीज लोन, सी को लोन कितना दिया, ठीक है। तो आपका आएगा सीज अमाउंट डेबिट हो रहा है ना, ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट टू सीज लोन अकाउंट, ठीक है ना, सीज कैपिटल अकाउंट टू सीज लोन अकाउंट। क्यों, लोन अकाउंट के नाम से आ रहा है और क्रेडिट डेबिट हो रहा है। डेबिट क्या हो रहा है, सी का कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। तो जिनको लेजर और जनरल में प्रॉब्लम है 11th में उनको प्रॉब्लम आएगी, जिनकी बेसिक्स ठीक है उनको नहीं आएगी। सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। किस नाम से हो रहा है, लोन अकाउंट से, तो सीज लोन अकाउंट। अमाउंट आपका 1,34,000 आएगा। ये लास्ट एंट्री बच गई थी तो मैंने इसमें यही सिखाना था आपको, इससे 500 भी है। तो प्लीज़ इसको नोट करो, आराम से हर चीज़ देखो, दोबारा से दोबारा आपको वीडियो देखनी है। और आपको मैं एक जनरल एंट्री लिखवा देता हूँ कि जब भी पार्टनर रिटायर होगा, जब भी पार्टनर रिटायर होगा उसके अकाउंट का जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बीडी जो सीडी निकलता है, जो आपका बैलेंसिंग फिगर निकलती है, वो क्या करनी है, ऑफ आप लिख लो, मैं बोर्ड पे लिखना भूल गया हूँ,
बैलेंसिंग फिगर ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन कौन से वाले पार्टनर्स, रिटायरिंग वाले का, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर क्यों, क्योंकि जो बाकी का तो बैलेंस सीडी करके डालोगे, तो इसमें आप एंट्री करोगे रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, या तो ये होगा या इसकी जगह ये हो सकता है, और रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो सकता है, या बैंक अकाउंट हो सकता है, क्योंकि अगर वो कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में कि कैसे दे रहा है तो आप लोन अकाउंट में डाल देंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है कि वो कैश में पे कर रहा है, जितना भी कैपिटल उसका बच रहा था अभी हाथ के हाथ पे कर रहा है, तो आप कैश अकाउंट में डाल देंगे। कई बार क्या होता है दोनों दिए होते हैं, तो आधा अमाउंट जितना अमाउंट रिटायरिंग लोन में उसमें डाल दो, बाकी कैश में डाल दो। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो बनता है, ये आप नोट्स बना लो, आपके नोट्स के लिए बता रहा हूँ। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो भी रिटायरिंग पार्टनर फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो उसमें आता है टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट या कैश अकाउंट, या ये आएगा ये आएगा, दोनों भी आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस इन द क्वेश्चन गिवन। तो ये आपने एंट्री जो मैंने यहाँ पे भी एंट्री कराई है आपको, ये वाली सीज कैपिटल टू सीज लोन अकाउंट, वो आपकी यही वाली एंट्री है, रिटायरिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू सीज लोन अकाउंट, क्योंकि कैश में नहीं दिया तो आपको इसमें करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसके बाद मैं 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, आप जितने कर पाओगे ठीक है, बाकी डाउट वाले मेरे को सेंड करना, उसमें आपकी हेल्प करूँगा मैं वर्ड टू वर्ड। और अगली एक और वीडियो बनाऊँगा अगली बार, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊँगा।